हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट d2y dx2 प्लस p फंक्शन ऑफ x dy by dx प्लस q फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू r फंक्शन ऑफ x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसका जो होमोजीनियस पार्ट है मीन्स कि d2y और dx2 प्लस px dy by dx प्लस qx y इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें दो पार्ट में सोल्यूशन होगा। जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लेफ्ट हैंड पोर्शन के करस्पॉन्डिंग होगा और इस Rx के करस्पॉन्डिंग एक हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। तो जिसका सोल्यूशन होगा ये कुछ इस टाइप से होगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जबकि दो का जो सोल्यूशन है वो जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स कि जो सेकेंड का सोल्यूशन हो जाएगा, सेकेंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जस्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट। अगर हमें फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम है तो यही सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब सपोज़ करते हैं कि जो e टू द पावर mx है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। या आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड है उसके सोल्यूशन का एक पार्ट e टू द पावर mx है। तो इससे हमें एक कंडीशन मिलेगी। वो कंडीशन कैसे होगी, चूँकि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि e टू द पावर mx इज़ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट। चाहे आप ये माने कि हम सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक पार्ट है और चाहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू है ये इसको y की जगह पर e टू द पावर mx रखें और इसके डेरिवेटिव को यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर शिफ्ट करें तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड को। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको मान लें y इक्वल टू e टू द पावर mx, ये एक पार्ट है चूँकि सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी m e टू द पावर mx और d2y dx2 की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर e टू द पावर mx। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर सेकेंड इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा फ्रॉम सेकेंड वी गेट m स्क्वायर प्लस m p और प्लस q और e टू द पावर mx इक्वल टू 0। चूँकि e टू द पावर mx कभी 0 नहीं हो सकता है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो अगर e टू द पावर mx डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें और रिज़ल्ट मिलेगा, स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिलेगा, इसको एज अ रिज़ल्ट हमें यूज़ करना है। और e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x अगर होगा, यानी कि m इक्वल टू 1 के केस के लिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर x सोल्यूशन का पार्ट होगा। अगर हम m इक्वल टू इस इक्वेशन में क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा,
1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो y इक्वल टू ई टू द पावर x डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड टाइप का रहेगा उसका सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। और अगर हम y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स अगर सोल्यूशन का पार्ट रहा, यानी कि m इक्वल टू अगर -1 कंसीडर करें ई टू द पावर mx में, तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन से, यहाँ से क्या मिल जाना चाहिए कि -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 p प्लस q इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स कि ये किसके बराबर हो जाएगा, इम्प्लाइज कि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि e टू द पावर -x से सोल्यूशन का पार्ट तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंसीडर करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि y इक्वल टू ई टू द पावर x पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने देखा है कि y इक्वल टू ई टू द पावर x पार्ट ऑफ सोल्यूशन कब होगा, जब 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स टू द पावर m ये सोल्यूशन का पार्ट होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर m डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें dy बाई डी एक्स निकालें तो ये हो जाएगा m x टू द पावर m माइनस 1 और d2y और dx2 इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 2। और ये सभी वैल्यू अगर हम रखें से डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड में तो वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर m अगर सोल्यूशन होगा तो हमें मिल जाएगा m माइनस 1 प्लस p फंक्शन ऑफ x m इंटू एक्स प्लस q फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर और बाहर x टू द पावर m माइनस 2 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाए। x टू द पावर m माइनस 2 ये 0 नहीं होगा तो हमें ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो 0 होना पड़ेगा। मीन्स कि m इंटू m माइनस 1 प्लस पी क्यू, ये पी एक्स मीन्स p फंक्शन है x का, तो इसको जस्ट हम p लिखें तो p इंटू m इंटू एक्स और प्लस क्यू एक्स को हम लिख रहे हैं, क्यू एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ q फंक्शन ऑफ x है तो इसे हम जस्ट q लिख रहे हैं, q इंटू एक्स स्क्वायर ये 0 होना चाहिए। मीन्स कि जब भी x टू द पावर m डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सोल्यूशन का पार्ट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जनरल m के लिए है। अब अगर स्पेसिफिक m की वैल्यू लें, अगर m इक्वल टू 1 लें, m इक्वल टू 1 के केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेकेंड इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए, इस इक्वेशन में अगर हम m इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिलेगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो y इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का एक पार्ट हो जाएगा और y इक्वल टू एक्स सोल्यूशन का पार्ट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही अगर हम m इक्वल टू 2 ले लें, m इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के सोल्यूशन का पार्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, अगर m की जगह हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2p x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड जो हमने कंसीडर किया है उसका सोल्यूशन का एक पार्ट हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा और ये सोल्यूशन का पार्ट है तो डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन रहेगा, ठीक है।
दोनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए है दी हुई है, और इस पे बेस्ड कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड को कंसीडर करें तो सेकेंड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो वहाँ पर अगर हम y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स लें तो देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कंडीशन p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कौन सा एक पार्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स रखें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स हर जगह से कॉमन हो जाएगा, और p माइनस क्यू और प्लस r ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि ई टू द पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज नॉन जीरो होता है, इसकी वजह से इसको 0 होना पड़ेगा, मीन्स p माइनस क्यू प्लस r इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और ये कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, तो इससे क्या मालूम पड़ा कि y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करने लायक है, वो ये है कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिया है p y डबल डैश प्लस q y डैश प्लस r y इक्वल टू 0 दिया है, जहाँ पर p q r फंक्शन ऑफ ओनली x है, तो देन y इक्वल टू ई टू द पावर x इज पार्ट ऑफ solution if and only if p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस माइनस 2x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1, और ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, इस रिज़ल्ट से e की पावर x इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स से इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट होने के लिए अभी हमने देखा है कि क्या कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि p प्लस क्यू एक्स को 0 होना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन p y डबल डैश प्लस क्यू y डैश प्लस r इक्वल टू 0 टाइप का दिया है, और p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू ये हो जाएगी x प्लस माइनस 2x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1, और इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, इसलिए y इक्वल टू ई टू द पावर x इसके सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू ई टू द पावर x, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर सबसे पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 क्वेश्चन नंबर 6, और माइनस अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं p इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और q इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिया है, तो p प्लस क्यू एक्स अगर हम निकालें तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू एक्स इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका एक पार्ट हो जाएगा, मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर यहाँ पर हम देखें 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें
तो ये वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। इसलिए जो ये वैल्यू 0 हो जा रही है, क्यों? क्योंकि ये अब देखिए p की वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस कॉट x और प्लस q की वैल्यू है माइनस कॉट x, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को कंसीडर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू दिया हुआ है, p इक्वल टू है -2x + 1 अपॉन x और q की वैल्यू है x + 2 अपॉन x। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर 1 + p + q तो ये हो जाएगा 1 - 2x + 2 अपॉन x और प्लस x + 2 अपॉन x। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x - 2x - 2 + x और प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। तो ये सब कैंसिल आउट होके 0 दे देगा। इसलिए y इक्वल टू ई टू द पावर x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को कंसीडर करें तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है कि y इक्वल टू ई टू द पावर -x CF का पार्ट है। तो CF का पार्ट ई टू द पावर -x है, तो 1 - p + q को 0 होना चाहिए। तो 1 - p और प्लस q की वैल्यू यहाँ पर है कितना? -2 अपॉन x, ये 0 हो जाएगा। यानी कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा? p इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 अपॉन x, या इसको लिख सकते हैं x - 2 अपॉन x। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को कंसीडर करते हैं। तो 10 में कह रहा है कि y इक्वल टू ई की पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, तो q की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो e टू द पावर x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अगर क्या हो जाए? x + 1 - x और प्लस q इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से q की वैल्यू निकल आएगी, q इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया x, ये -1 हो जाए, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये कुछ इस टाइप का दिया है, p y डबल डैश प्लस q y डैश प्लस r y इक्वल टू t टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन y इक्वल टू ई टू द पावर x होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ p + q + r इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस रिज़ल्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो चेंज हो जाएगा y डबल डैश -2x 1 + x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर y डैश और प्लस 2 1 + x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर y इक्वल टू x। और यहाँ पर ऑब्वियसली p की वैल्यू क्या है? -2x 1 + x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और q की वैल्यू है 2 1 + x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अगर हम कंसीडर करें p + qx तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। इसलिए y इक्वल टू x इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही ट्रिवियल है, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर -x इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब 1 - p + q इक्वल टू 0 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को कंसीडर करते हैं। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। x इक्वल टू अगर हम e टू द पावर z सब्स्टिट्यूट करें या z इक्वल टू log x सब्स्टिट्यूट करें
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो 13 में दिया हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में, और वो हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, जो x² d2y और dx2 है ये हो जाता है d-1 y के बराबर, और x dy/dx है ये हो जाता है dy के बराबर, जहाँ पर d का मतलब है dy/dz। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा d-1 y और प्लस dy माइनस 9y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d² और माइनस 9y इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा m² माइनस 9 इक्वल टू 0 मीन्स कि m इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन हो जाएगा z के फॉर्म में c1 e⁻³ -3z और प्लस c2 e⁻³ अब हम क्या करेंगे, जो z था उसको कन्वर्ट करेंगे हम x में, तो क्या हो जाएगा e⁻z को हम x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना e⁻z -3 और प्लस c2 e⁻z3। तो ये कितना हो जाएगा c1 और e⁻z को हम x लिख सकते हैं, यानी कि x⁻³ प्लस c2 और ये x³। तो एक सोल्यूशन तो दिया हुआ था y इक्वल टू x³ ऑलरेडी, जो सेकेंड सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा x⁻³ तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू c1 x³ प्लस c2 अपॉन x³। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर p की वैल्यू है -x² और q की वैल्यू है x। तो अगर हम कंसीडर करें p प्लस क्यू x, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग रिकॉल करते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म मान लीजिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश प्लस p y डैश प्लस q y इक्वल टू r। यहाँ पर p q r फंक्शन है x के, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या मानते हैं कि y इक्वल टू u इंटू बी इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन है। क्या है? कंप्लीट सोल्यूशन है। और फिर हम u और b में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हेल्प से u और b हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर इस रिलेशन में यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो y की वैल्यू मिल जाती है, मीन्स कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर u और b इन जनरल दोनों फंक्शन हैं x के, और जब हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव को, तो हमें फाइनली कैलकुलेट करने पे नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेट करने में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके हम इससे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका वो टर्म पूरा का पूरा हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें कंडीशन क्या मिलती है, जो b की वैल्यू मिलती है ये एक फार्मूले की तरह ट्रीट होगा कि जो b है वो इस फार्मूले से दिया जाता है e⁻½ इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये एक फार्मूला है b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और जो u है u की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन से दी जाती है du ओवर dx2 प्लस q1u इक्वल टू r1, जहाँ पर q1 इस फार्मूले से दिया जाता है q1 इक्वल टू q-½ dp/dx माइनस p²/4, और r1 इक्वल टू है r e⁻½ इंटीग्रल p
एक्स। क्लियरली अगर आर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो R1 की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें R की वैल्यू ज़ीरो है तो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में R1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इस फार्मूले से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये B के लिए फार्मूला है और ये U के लिए फार्मूला है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप U भी, चूँकि दोनों का प्रोडक्ट है, तो आप चाहे एक को आप इसको U के लिए मान लीजिए, चाहे इसको B के लिए मान लीजिए। एक को आपने ये U सेलेक्ट कर लिया तो ये B के लिए फार्मूला ये हो जाएगा तीनों, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो U की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगी, जहाँ Q1 और R1 इन दोनों फार्मूले से दिया जाएगा। तो ये फार्मूले ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर दिया हुआ है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कह रहा है कि इन द नॉर्मल फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मीन्स कि Q1 की जगह पर ये कैपिटल X यूज़ कर रहा है और R1 की जगह पर कैपिटल Y यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ X क्या होगी, वैल्यू ऑफ X मीन्स Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस फार्मूले से दी जाती है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये जो B है ये e⁻⁻½ इंटीग्रल ऑफ P dx है, और यहाँ पर क्या है e⁻½ इंटीग्रल ऑफ P dx है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू B के टर्म में लिखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये R/B की वैल्यू है, यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो R/B के बराबर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 को कंसीडर करते हैं। इसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो P की वैल्यू यहाँ पर दी है -4x, Q की वैल्यू दी है 4x² -3 और R की वैल्यू दी है e⁻x²। तो फार्मूले से जो x है, या जो हमने लिखा था Q1, तो इसकी वैल्यू फार्मूले से क्या होती है, Q -½ dP/dx -P²/4। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और सिंप्लीफाई करेंगे -½ -1/2 ऑफ -4 और ये -1/4 और 16x² हो जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे y यानी कि R1, तो ये हो जाएगा R e⁻½ इंटीग्रल P dx के बराबर था, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी e⁻x² और इंटू हाफ इंटीग्रल P की वैल्यू है -4x dx। तो ये कितना हो जाएगा e⁻x² और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आएगा, मीन्स कि ये हो जाएगा e⁻−x²। तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होकर x² -x² 0 हो जाएगा e⁻0, यानी कि 1 हो जाएगा वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, तो जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा d2v/dx2 और प्लस xv = y, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d² प्लस, चूँकि x और y की वैल्यू दोनों क्या है 1 1 है, तो ये हो जाएगा v = 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो u की वैल्यू क्या होगी। तो u की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है e⁻−½ इंटीग्रल
पी डी एक्स के बराबर होता है ये। और यहाँ पर जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 2x dx। 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी जनरल फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। ये जनरल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सेकेंड ऑर्डर का, कह रहा है इसका नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो u की वैल्यू का फार्मूला क्या है। तो u की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ये e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको हमने देखा था कि ये तभी होगा जब एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं रहता है या फार्मूला, तो आप डायरेक्ट रखिए, y की जगह पे आप रखेंगे ई टू द पावर एम एक्स रखेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालिए, m ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। और ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू टाइम्स ई टू द पावर एम एक्स इक्वल टू 0। चूँकि ये वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो इसको 0 होना पड़ेगा, मीन्स कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा, तभी y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है, पी वाई डैश डबल डैश क्यू वाई डैश प्लस आर वाई इक्वल टू टी टाइप का दिया है। तो हमें मालूम है कि y इक्वल टू ई की पावर x इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2x, और ये वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगी, यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए y इक्वल टू ई टू द पावर x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं रिडक्शन मेथड से कम्प्लीटली, लेकिन रिडक्शन मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में से एक एक करके वेरीफाई करेंगे। तो अब चेक कर सकते हैं, अब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो cot x तो ऑलरेडी दिया हुआ है सभी में, cot x तो सोल्यूशन है ही, ये दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जो सेकेंड कांस्टेंट के साथ में जो फंक्शन दिया हुआ है उसे चेक करने की ज़रूरत है कि वो किस केस में सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में x cot x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, sin x डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, 1 प्लस cot x भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन अगर हम y इक्वल टू क्या ले लें, 1 माइनस एक्स cot x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स cot x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस x cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, और फिर अगर हम cot x को कांस्टेंट मान के x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू cot x, यानी कि ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने में x कोसेक स्क्वायर x प्लस cot x। ओके, इसका अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव लें तो d2y और dx2 इक्वल टू हो जाएगा x, और कोसेक
स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नाउ कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये साइन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये साइन पहले से माइनस यहाँ पर है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन माइनस आएगा। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ये कोसेक स्क्वायर एक्स है और ये भी कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसलिए अगर हम देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू d2y और dx2, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स d2y और dx2 ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो माइनस 2x कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा +2। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉट एक्स, और 1 माइनस एक्स कॉट एक्स क्या था, y की वैल्यू थी, यानी कि ये 2y के बराबर हो गया, और 2y राइट हैंड साइड है, तो जो हमारा ये हमने जो एज्यूम किया था y इक्वल टू 1 माइनस एक्स कॉट एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म से जुड़ा हुआ है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलता है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है किस फार्मूले से दी जाती है, तो y के लिए जो फार्मूला है वो इस r e⁻½ इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने पर जो u की वैल्यू है तो वो क्या होगी। तो u के लिए जो फार्मूला होता है e⁻½ इंटीग्रल पी डी एक्स से होता है, निकलता है u की वैल्यू। यहाँ पर p की वैल्यू है -4x, तो यहाँ पर रख देंगे e⁻½ और -4x dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x dx, x को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻², ये हो जाएगा x²/2 यानी कि e⁻x²। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो कह रहा है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो x की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू है इस फार्मूले से दी जाती है q-½ dp/dx और -p²/4 इस फार्मूले से दी जाती है। अब यहाँ पर q, p और dp/dx की वैल्यू हम रखेंगे, चूँकि यहाँ पर p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है -2/x दिया हुआ है, इसलिए dp/dx कितना हो जाएगा, dp/dx हो जाएगा 2/x²। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। q यहाँ पर दिया हुआ है 1 + 2/x², तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/2x², सॉरी q की वैल्यू है 1 + 2/x², तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + 2/x² -½ dp/dx की वैल्यू है 2/x² और -p²/4 करेंगे तो p² -2/x², ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4/x² और ये हो जाएगा
चूँकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1/x² आ जाएगा। और इसे अगर हम देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1/x² माइनस का, यहाँ से माइनस का 1/x², यहाँ +2/x² है तो कैंसिल होके सब 1 बचेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी हो जाएगा। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड में 0 है। तो मैंने मेंशन किया था जब नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 है, r की वैल्यू 0 है, तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म आएगा तो उसमें जो राइट हैंड साइड में y होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि y किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा। y किस r e⁻½ इंटीग्रल p dx के बराबर होता है और r अगर 0 है तो y की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर चूँकि r क्या है, r = 0 है, इसलिए जो y है वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट मेथड पे डिपेंड करते हैं। चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस मेथड को समझने के लिए एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट दिया है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम एक नए वेरिएबल में चेंज करेंगे, z में। हम चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में इस एक रिलेशन की हेल्प से कि जो z है वो x का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर f क्या है ये अभी पता नहीं है, ये आगे अभी हमें पता चलेगा। जब हम x से z में चेंज करेंगे वेरिएबल तो dy/dx की वैल्यू ये इस रिलेशन से दी जाएगी और d2y/dx2 यानी y डबल डैश की जो वैल्यू है इस रिलेशन से दी जाएगी। और इन दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है वो चेंज हो जाएगा नए फॉर्म में और हमें नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z होगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से रहेगा, p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। यहाँ पर p1, q1 और r1 ये सभी फंक्शन हैं z के, जिनका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर p1 इक्वल टू हो जाएगा p dz/dx और प्लस d2z/dx2 डिवाइडेड बाय dz/dx का होल स्क्वायर और q1 इक्वल टू है q/dz/dx का होल स्क्वायर और r1 इक्वल टू है r/dz/dx का होल स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में तो हमें इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, जिसमें p1, q1 और r1 इन तीनों फार्मूले से दिया जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास दो मेथड हैं कि कैसे हम जो z इक्वल टू fx था, जो fx है वो कैसे हम पा सकते हैं। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि हम ट्रीट करें कि जो p1 निकला है जो इस फार्मूले से दिया जा रहा है p1 इक्वल टू 0 है। p1 इक्वल टू 0 मानेंगे मीन्स कि ये जो फार्मूला है इसमें जो राइट हैंड साइड में है इसको हम 0 मान ले रहे हैं, यानी कि इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हमें x और z में एक फंक्शन मिल जाएगा, z इक्वल टू सम फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअली z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगी और वहाँ से हम फिर क्या करेंगे, q1 और r1 की वैल्यू निकालेंगे और q1 और r1 की वैल्यू निकल आएगी
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जेड, और फाइनली हम जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा। और सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में हम क्या करें कि Q1 को मान लें कांस्टेंट के बराबर, Q1 इक्वल टू सब कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट इस तरीके से चूज़ करेंगे कि ये जो dz/dx का स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव बना रहे, ठीक है। इस टाइप से ये कांस्टेंट चूज़ करेंगे। तो यहाँ से कांस्टेंट चूज़ करेंगे तो dz/dx में एक रिलेशन मिल जाएगा, वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से हमें z मिल जाएगा और फिर हम r1 और p1 से जो फार्मूला है r1 और p1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दो केसेस मिलेंगे। जब Q1 इक्वल टू हम कांस्टेंट चूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस P1 अपने आप को क्या हो जाएगा, या तो वो 0 हो जाएगा और या तो P1 इक्वल टू मोस्ट ऑफ द केसेस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यही दोनों रहेंगे। 70% चांस है कि P1 इक्वल टू 0 हो जाए और 30% चांस है कि P1 इक्वल टू सम कांस्टेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को 26 को कंसीडर करते हैं, जो चेंज ऑफ वेरिएबल में डिपेंड कर रहा है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इसको चेंज कर रहे हैं नए डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यू वेरिएबल जेड। तो कह रहा है कि P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जैसे डिस्कस किया है कि दो मेथड है, या तो हम पहले कंसीडर कर लें P1 इक्वल टू 0 है, और या तो फिर हम Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज्यूम करके फिर से P1 और R1 की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर चूँकि ऑप्शन में क्या दे रहा है, 0 एक ऑप्शन है, तो हम फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। P1 इक्वल टू 0 से P1 इक्वल टू 0 एज्यूम करके हम Z और X में एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर P1 इक्वल टू 0 भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये 0 ऑप्शन नहीं रहता तब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत रहती, ठीक है। अगर 0 ऑप्शन में है तो डायरेक्ट हम उसको यूज़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ केस में हम देखेंगे कि हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे तो और वहाँ पर P1 की वैल्यू कांस्टेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू P Q R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फार्मूले में, तो Q1 इक्वल टू अगर कांस्टेंट भी मानेंगे तो यहाँ पर P1 इक्वल टू 0 आएगा। तो अब चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने की, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिए कि P1 इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 और माइनस 1/x dy/dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू पूछ रहा है और Q1 की वैल्यू होती है Q/dz/dx का होल स्क्वायर। ऐसा हम Q1 ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो Q यहाँ पर है कितना, -4x स्क्वायर और अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। इसको हम कांस्टेंट के बराबर चूज़ कर सकते हैं और कांस्टेंट ऑब्वियसली यहाँ पर हम -1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Q1 इक्वल टू अगर -1 ले लिए तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और इससे हमें dz/dx में एक रिलेशन मिल जाएगा। और वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा कि dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू है 4x स्क्वायर, इसलिए dz/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से मिल जाएगा z इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जो z और x में रिलेशन था z इक्वल टू fx टाइप का वो मिल जाएगा। अब यहाँ से P1 और ज़रूरत पड़े तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर P1 की वैल्यू भी या तो कांस्टेंट आएगी या तो फिर 0 आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस P1 की वैल्यू
ज़ीरो आती है, कुछ केसेस में कांस्टेंट आ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें डायरेक्ट हम कर सकते थे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कीवन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड जैसा हमने कहा कि P1 इक्वल टू 0 हम एज्यूम करेंगे, वहाँ से Z और X में एक रिलेशन ढूंढेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे तो Q1 कांस्टेंट आएगा। और दूसरा मेथड है कि Q1 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें, तो वहाँ से Z और X में एक रिलेशन निकालें। तो हम अगर सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे तो Q1 डायरेक्ट हम -1 के बराबर एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर -1 के बराबर क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Q है वो नेगेटिव साइन के साथ में है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ नहीं होता तो -1 एज्यूम नहीं कर सकते थे। ठीक है, साइन पे डिपेंड करेगा, इस तरह से साइन पे डिपेंड करेगा कि dz/dx का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसे हमें चेंज करना है इस फॉर्म में, और चेंज करने पर हमें P1 की क्या वैल्यू मिलेगी और उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर P1 यहाँ पर 0 ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमें पहले Q1 कैलकुलेट करना होगा और Q1 की हेल्प से हम P1 कैलकुलेट करेंगे। तो P1 यहाँ पर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए दिया हुआ है कि जो P है वो कितना है, tan x - 1 का होल स्क्वायर, और जो Q है वो है -n(n-1) sec पावर 4x, और साथ में r इक्वल टू है 0। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो x से z में, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, d2y dz2 प्लस P1 dy/dz और प्लस Q1 y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r 0 है इसलिए r1 भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 इक्वल टू कितना है फार्मूले से, Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, और Q की वैल्यू है यहाँ पर -n(n-1) sec पावर 4x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। Q1 को हम सेकेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, Q1 को कांस्टेंट चूज़ करना है, और कांस्टेंट ऐसा है कि dz/dx हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हम इस कांस्टेंट को किसके बराबर, -n टाइम्स n-1 के बराबर एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक पावर 4x, यानी कि dz/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x, या z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू tan x। अब हम फार्मूले से P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 बराबर होता है d2z ओवर dx2 प्लस p dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर z आपका आ गया है, ये dz/dx से सेक स्क्वायर x है, तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस tan x - 1 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय सेक पावर 4x। इन सभी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x, क्योंकि सेक स्क्वायर दोनों से कॉमन है तो सेक स्क्वायर ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इतना बच जाएगा। और हमने क्या किया है कि ये जो स्क्वायर था उसको हमने ओपन कर दिया है, तो इतना हो जाएगा। अब ये 2 tan x यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है
वो करेक्ट हो जाएगा कि P1 की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें 29 में, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा P इक्वल टू 3/x और Q इक्वल टू a² और R बराबर 1/x8। जो x6 है उससे हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा तीनों में, तो हमें P Q R की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम जब x से z में चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम फार्मूला का यूज़ करके Q1 की वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 इक्वल टू Q dz/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें कांस्टेंट के बराबर ट्रीट करना है। और ये कितना है, a² डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। इसको कांस्टेंट लेना है, तो हम कांस्टेंट क्या ले लेंगे, a² के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x6, यानी कि dz/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/x3। और इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी -1/2x, z की वैल्यू हो जाएगी -1/2x² हो जाएगी। P1 बराबर हो जाएगा d2z/dx2 प्लस P dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से dz/dx इतना आया है, तो d2z/dx2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/x⁴ प्लस P की वैल्यू है 3/x और dz/dx की वैल्यू है 1/x3, और ये वैल्यू सब कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगी। तो P1 इक्वल टू 0 हो गया, और R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा R/dz/dx का होल स्क्वायर। R कितना है यहाँ पर, 1/x8 है R की वैल्यू, तो R1 हो जाएगा 1/x8 डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। dz/dx का होल स्क्वायर ये कितना आया है, 1/x3 आया है, 1/x3, तो ये आपका हो जाएगा 1/x² हो जाएगा R1 की वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू मिल गई। इसलिए z के फॉर्म में अगर हम इसे लिखें, तो z के फॉर्म में इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, z की वैल्यू आई है, यहाँ से z की वैल्यू आई है -1/2x², तो x² की वैल्यू हो जाएगी कितना, -2z, तो ये हो जाएगा -2z, 1/x² की वैल्यू हो जाएगी -2z। तो इसलिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चेंज होके किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा d2y/dz2 प्लस P1 dy/dz प्लस Q1 इक्वल टू R1 में, और ये हो जाएगा d2y/dz2 प्लस P1 की वैल्यू आपकी आ गई है 0, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ y भी रहेगा प्लस Q1 की वैल्यू आपकी कांस्टेंट a² है, तो a² y हो गया, और R1 की वैल्यू आ गई है -2z। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो चेंज होने के बाद मिलेगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम रॉन्स्कियन से रिलेटेड है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन कैसे डिफ़ाइन होता है हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मान लेते हैं कि लेट complementary function of this differential equation first is given by CF equal to C1 U plus C2 V, जहाँ पर U
एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो दो फंक्शन इन्वॉल्व होंगे उस पे डिपेंड करता है रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा उस केस में, रॉन्स्कियन हो जाएगा रॉन्स्कियन ऑफ u एंड v। u और v दोनों क्या है, पार्ट ऑफ CF है। ये कितना हो जाएगा, रॉन्स्कियन ऑफ u एंड v ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बाय डेफिनेशन ये है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में u भी रहेगा और सेकेंड रो में इनका डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहेगी वो रॉन्स्कियन कहलाएगी। और ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये u और b में डिपेंड कर रहा है। और u और b क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन अगर निकालना है तो मीन्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद फिर इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करने के लिए हमें रॉन्स्कियन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और रॉन्स्कियन जब नॉन ज़ीरो आ जाता है, जहाँ जिस केस के लिए, ठीक है, वहाँ पर ही हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। और अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये इसका कंप्लीट प्रिमिटिव है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट प्रिमिटिव का सेंस यहाँ पर वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से है, क्योंकि यहाँ पर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर u इक्वल टू दिया है cos 2x और v इक्वल टू दिया है sin 2x दिया है। तो जो रॉन्स्कियन हो जाएगा cos 2x sin 2x हो गया फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में इनका डेरिवेटिव यानी कि -2 sin 2x cos 2x का डेरिवेटिव और sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया है तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो m इक्वल टू इसके 1 और 1 इक्वल रूट आ जाएंगे, इसलिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 x e टू द पावर x। तो यहाँ पर जो दो फंक्शन है e टू द पावर x और दूसरा क्या इन्वॉल्व हो रहा है x e टू द पावर x, इसलिए इसका जो रॉन्स्कियन हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर x हो गया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x इंटू x e टू द पावर x। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर 2x। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है और यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस ni हो जाएगा। इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 cos nx प्लस c2 sin nx हो जाएगा। और इसलिए इसका जो रॉन्स्कियन है वो कितना हो जाएगा, cos nx sin nx, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो sin माइनस n sin nx, और sin nx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n cos nx हो जाएगा। और ये वैल्यू हो जाएगी n cos स्क्वायर nx प्लस sin स्क्वायर
एन एक्स हो जाएगी, यानी कि एन हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम डायरेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं, हम वेरिएबल को चेंज करेंगे x इक्वल टू e की पावर z रिलेशन से। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 y, ठीक है, इक्वल टू जो भी आए राइट साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से यानी कि लेफ़्ट साइड से मतलब है। और यहाँ पर जो d है, d का मतलब है d बाई डी जेड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर और माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा, -1 ऑफ y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ z के टर्म में रहेगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू +-1 हो जाएगा। इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है z के फॉर्म में वो हो जाएगा c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर -z। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x के फॉर्म में c1 x प्लस c2 1/x। तो यहाँ पर u की वैल्यू x है और v की वैल्यू 1/x है, इसके लिए जो रॉन्स्कियन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा x 1/x, इनका डेरिवेटिव सेकेंड रो में, तो 1 - 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तो -1/x और -1/x यानी कि -2/x हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं 34 को। इसमें दिया हुआ है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन और कह रहा है कि y इक्वल टू bx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि y इक्वल टू bx इसका सलूशन है। तो y इक्वल टू bx को अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अगर y को डिफ्रेंशिएट करें यानी dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। v को फर्स्ट मानेंगे, x को सेकेंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कि v और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी x इंटू dv/dx। ऐसे ही अगर इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इतनी वैल्यू हो जाएगी x d2v और dx2 प्लस 2dv ओवर dx। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर d2y और dx2 की और dy/dx की और जो y दिया है y इक्वल टू v इंटू एक्स, ये सभी वैल्यू हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है dy/dx की, यहाँ पर चूँकि ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो d2y और dx2 ये जो वैल्यू थी इसमें हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x क्यूब d2v और dx2 और सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर dv और dx मिल गया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो -x स्क्वायर प्लस 2x था और प्लस इंटू dy/dx था, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और लास्ट में था x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू हमने bx सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू x क्यूब e टू द पावर x था। अब इसको हमने जो dv/dx का जो कोफिशिएंट है उसको हम एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं और जो b का कोफिशिएंट है उसको एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया है। तो ये जो आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जा रहा है और यहाँ से सिर्फ -x³ बचेगा और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का है और यहाँ पर x स्क्वायर और 2x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 कर देंगे। और x³ तीनों में कॉमन है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, d2v और dx2 माइनस dv और dx इक्वल टू e टू द पावर x। और यहाँ अगर हम d के फॉर्म में, ऑपरेटर d के फॉर्म में लिखें जहाँ d का मतलब है d/dx,
तो ये हो जाएगा D2 माइनस डी ऑफ बी इक्वल टू एक्स। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में D2 माइनस 1 नहीं है एक्चुअली, वो D2 माइनस डी है ऑफ v इक्वल टू ई टू द पावर x है। ये टाइपो है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम 35 को कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वहाँ पर सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करना चाहिए एट द एंड, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए इसको लास्ट मोमेंट में सॉल्व करना चाहिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देना चाहिए फर्स्ट राउंड में। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।